कि रिसर्च शब्द के अलग अलग शब्द दिए गए हैं, अलग अलग वर्ड दिए गए हैं, RESEARCH। रिसर्च इन शब्दों से मिलकर बना है। इसकी अलग अलग उपयोगिता है। आर, रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, अर्थात तार्किक ढंग से। एक्सेंटिव ट्रीटमेंट, अर्थात परिश्रम के साथ कार्य करना। सर्च फॉर सॉल्यूशंस, समाधान की खोज करना। ई, एक्सैक्टनेस, अर्थात शुद्धता या निश्चितता। ए, एनालिटिक व्यू, अर्थात विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। आर, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट, अर्थात तथ्यों में संबंध। सी, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, अर्थात आलोचनात्मक निरीक्षण। एच, हॉनेस्टी इन वर्क, अर्थात ईमानदारी के साथ कार्य। इनसे मिलकर रिसर्च शब्द बना है। 5 मेथड्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान की 5 विधियां। ऑथोरिटी, पर्सनल एक्सपीरियंस, डिडक्टिव मेथड, इनडिडक्टिव मेथड, साइंटिफिक मेथड। इन पांचों में से वैज्ञानिक विधि को श्रेष्ठ माना गया है। वैज्ञानिक विधि, प्रत्येक विज्ञान के अध्ययन की अपनी ही वैज्ञानिक पद्धति होती है। अतः प्रत्येक व्यवस्थित, नियंत्रित तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक कहलाती है। परंपरागत अर्थ में वैज्ञानिक विधि शब्द से एक सापेक्षिक अर्थ का बोध होता है, अथवा एक वैज्ञानिक विधि कितनी वैज्ञानिक है इसका निर्णय संबंधित समस्या व उसके क्षेत्र से होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक समस्या के अध्ययन के लिए एक अध्ययन विधि वैज्ञानिक विधि हो सकती है, परंतु दूसरी समस्या के लिए वह विधि अवैज्ञानिक ही होगी। जैसे व्याकरण पढ़ाने के लिए निगमन आगमन विधि ही वैज्ञानिक है, अन्य विधि नहीं। अतः वैज्ञानिक विधि क्या है, इस प्रश्न का उत्तर आधुनिक तकनीकी अर्थ में इस कसौटी पर किया जा सकता है कि एक अध्ययन पद्धति में स्वतंत्र चर के प्रभाव को कितनी अधिक मात्रा तक नियंत्रित किया जा सकता है तथा उसमें कितना जोड़ तोड़ संभव है। ऐसी व्यवस्था प्रायोगिक विधि के अंतर्गत ही पाई जाती है। अतः आधुनिक अर्थ में तथा तकनीकी कसौटी पर वैज्ञानिक पद्धति प्रायोगिक पद्धति अथवा प्रायोगिक पद्धति ही वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। वेस्ट ने कहा है, अनुसंधान और वैज्ञानिक विधि को समानार्थक बताते हुए अनुसंधान को वैज्ञानिक विश्लेषण की अधिक औपचारिक, सुव्यवस्थित एवं गहन प्रक्रिया कहा है। वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध एवं सूक्ष्म सामान्यीकरण होता है। अमेरिकन दार्शनिक पियर्सन कहते हैं, अपनी शंकाओं के समाधान के लिए एक ऐसी विधि को खोजा जाए जिसमें स्थायित्व हो और जिन पर मानवीय विचारों का प्रभाव न पड़े। विधि को ऐसा होना चाहिए कि सभी मनुष्य अंत में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, यही विज्ञान की विधि है। डेफिनेशंस ऑफ साइंटिफिक मेथड, R.A. थाउलेस के अनुसार साइंटिफिक मेथड इज ए सिस्टम ऑफ टेक्निक्स different in many respects in different sciences, although rating the same general character for attaining the end of discovering general laws। अर्थात थाउलेंस कहते हैं, इन्होंने ये परिभाषा 1956 में दी थी। वैज्ञानिक विधि सामान्य नियमों की खोज में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रविधियों की एक व्यवस्था है जो विभिन्न विज्ञानों में कई बातों से भिन्न भिन्न होते हुए भी एक सामान्य प्रकृति को बनाए रखती है। दूसरी डेफिनेशन है चैपलिन। चैपलिन कहते हैं, साइंटिफिक मेथड रेफर्स टू टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय साइंटिस्ट्स इन द परस्यू ऑफ द नॉलेज। अर्थात इन्होंने ये परिभाषा 1975 में दी थी। वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य वह प्रविधियां हैं जिनका उपयोग ज्ञान की खोज में वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी अर्थात
वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का अभिप्राय यह है कि अध्ययन पक्षपात रहित या पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए। वैज्ञानिक विधि में आत्मपरकता के लिए कोई स्थान नहीं होता तथा इसके अंतर्गत जो तथ्य निकलते हैं उनकी पुष्टि जब दूसरे साधनों, व्यक्तियों तथा वैज्ञानिकों द्वारा भी हो जाती है तभी उनमें वस्तुनिष्ठता की विशेषता पाई जाती है। अतः वैज्ञानिक विधि व्यक्तिगत पक्षपातों एवं रायों से मुक्त ऐसे तथ्यों पर आधारित है जिनका सत्यापन सभी लोग कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है डेफिनिटिवनेस अर्थात निश्चयात्मकता। वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत संबंधित चरों की व्याख्या व उनके प्रकारात्मक अध्ययन का प्रक्रम कठोरतम मापदंड पर नियंत्रित, सुव्यवस्थित व सुनिश्चित होता है तथा प्राप्त परिणामों का वस्तुनिष्ठ आधार पर विश्वसनीयता व वैधता का स्तर भी निर्धारित रहता है। इस प्रकार निश्चयात्मकता वैज्ञानिक पद्धति की एक प्रमुख विशेषता है। जैसे यदि एक अध्ययनकर्ता पर एक अध्ययन इकाई को देखकर कहें कि वह बहुत लंबा है तो इसमें निश्चितता का गुण नहीं है। निरीक्षणों और मापन के आधार पर यदि यह कहा जाए कि अध्ययन इकाई 5 फुट 7 इंच लंबी है तो इस बात में निश्चितता है कि यह बात वैज्ञानिक है। तीसरी विशेषता है वेरीफाइबिलिटी अर्थात सत्यापनीयता। प्राप्त परिणामों की पुनरावृत्ति तथा पुष्टि वैज्ञानिक पद्धति की अगली विशेषता है। पुष्टि के लिए एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने अध्ययन की नवीन स्थिति में पुनरावृत्ति करता है और यह प्रक्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि सुनिश्चित परिणाम उपलब्ध नहीं हो सके। अगली विशेषता है जनरलाइजेशन अर्थात सामान्यता। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा जो निष्कर्ष उपलब्ध होते हैं उनके आधार पर उसी प्रकार की अन्य सामान्य घटनाओं की व्याख्या सरलता पूर्वक की जा सकती है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्राप्त सिद्धांतों, तथ्यों व नियमों की रचना की जाती है तथा उनकी अनुप्रयुक्ति का स्वरूप सामान्य व सार्वभौमिक होता है। अगली विशेषता है प्रिडिक्टिबिलिटी अर्थात भविष्य कथन की क्षमता। वैज्ञानिक तथ्यों, नियमों व सिद्धांतों की रचना का आधार वैज्ञानिक पद्धति ही होता है। अतः ज्ञान की ऐसी रचना के आधार पर एक वैज्ञानिक एक घटना से संबंधित चरों व स्थितियों के उपस्थित होने पर घटित होने वाले परिणामों के संबंध में सफलतापूर्वक भविष्य कथन कर सकता है। अगली विशेषता है सेल्फ कोरेक्शन अर्थात आत्म संशोधनीयता। वैज्ञानिक विधि की इस विशेषता के द्वारा भूलों को सुधारा जा सकता है। कोई परिकल्पना प्रारंभ में सही प्रतीत हो सकती है, किंतु वैज्ञानिक उसको बार बार सत्यापित करता है और परिकल्पना के असत्य सिद्ध होने पर उसे बिना किसी मोह माया के त्याग देता है, किंतु उसके निर्णय का आधार संग्रहित आंकड़ा होता है, किसी व्यक्ति की राय नहीं। वैज्ञानिक विधि में ऐसे चर हैं जिनके प्रयोग से हम संग्रहित आंकड़े की विश्वसनीयता एवं वैधता का निर्धारण कर सकते हैं। अगली विशेषता है सिस्टमैटिक स्टडी अर्थात व्यवस्थित अध्ययन। वैज्ञानिक विधि वह विधि है जिसमें अनुसंधान, समस्या का अध्ययन व्यवस्थित ढंग से करने पर बल दिया जाता है। वैज्ञानिक विधि के प्रमुख सभी चरणों पर अनुसंधानकर्ता व्यवस्थित अध्ययनों पर बल देता है। अगली विशेषता है कंट्रोल अर्थात नियंत्रण। वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता घटना को प्रभावित करने वाले बाधक चरों, सार्थक चरों को नियंत्रित करके अध्ययन करता है। इस प्रकार जब अध्ययन नियंत्रित दशाओं में किया जाता है तब इस अवस्था में कार्य कारण संबंध का अध्ययन शुद्ध ढंग से किया जा सकता है। नियंत्रित दशाओं में किए गए अध्ययन ही वैज्ञानिक अध्ययन कहलाते हैं। चैपलिन कहते हैं, नियंत्रण का अर्थ प्रायोगिक अवस्थाओं को इस प्रकार व्यवस्थित करना है जिससे यह निश्चित हो सके कि
अनुसंधान के अंतर्गत स्वतंत्र चर अर्थात प्रायोगिक चर ही प्राप्त परिणामों का कारण है। अगली विशेषता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अर्थात कार्य कारण संबंध। अध्ययनकर्ता जिस भी किसी समस्या का अध्ययन करता है तो उसमें कार्य कारण संबंध का अध्ययन अवश्य होता है। यदि अनुसंधानकर्ता की समस्या या समस्या का उद्देश्य कार्य कारण के रूप में नहीं है तो समस्या का अध्ययन वैज्ञानिक विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक यह मानते हैं कि प्रत्येक घटना में कार्य कारण संबंध होता है। एक घटना विशेष को एक ही कारक प्रभावित नहीं करता है बल्कि अनेक प्रकार के कारक प्रभावित कर सकते हैं। यह कारक कार्य को कभी कभी अलग अलग, कभी एक दूसरे के साथ मिलकर और कभी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए प्रभावित करते हैं। अगली विशेषता है यूनिवर्सलिटी अर्थात सार्वभौमिकता। वैज्ञानिक विधि में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। इस विधि द्वारा प्राप्त सिद्धांतों और नियमों की जांच किसी देश और काल में की जा सकती है। इस विधि द्वारा प्राप्त नियम और सिद्धांत किसी एक देश में ही सत्य नहीं होते हैं बल्कि इनकी सत्यता विश्वव्यापी होती है। अगली विशेषता है अब्स्ट्रैक्शन एंड थ्योरी बिल्डिंग अर्थात अमूर्तीकरण एवं सिद्धांत निर्माण। वैज्ञानिक पद्धति अमूर्तीकरण तथा सिद्धांतवाद की ओर अग्रसर होती है। तथ्यों के प्रकाश में आने पर उनके निर्धारण कारकों का अनुसंधान होता है। ये कारक नियमों से नियंत्रित है। विभिन्न तथ्यों के प्रकाश में आने पर अनेक कारणों और अनेक नियमों का पता लगता है। एक जटिल व्यवस्था और सिद्धांतवाद का ज्ञान होता है। सिद्धांतवाद वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य लक्षण है। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। पहली स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम अर्थात वैज्ञानिक विधि के पद। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड अर्थात वैज्ञानिक विधि के पद। पहला पद है समस्या का चयन सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। वैज्ञानिक विधि द्वारा जब कोई भी अनुसंधानकर्ता अध्ययन करता है तो अध्ययन में सबसे पहले किसी समस्या का चयन करता है। वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करते समय उसे वही समस्या चुननी होती है जिसमें कार्य कारण संबंध के अध्ययन की बात हो। बहुधा वह समस्या का चुनाव समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन करके करता है अथवा अपने वैज्ञानिक निरीक्षणों के आधार पर अथवा वैज्ञानिकों के परामर्श के आधार पर वह समस्या का चयन करता है। समस्या का चयन करने के बाद वह समस्या से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करता है। दूसरी स्टेप है ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस अर्थात उद्देश्य और उपकल्पना का निर्माण। संबंधित साहित्य के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता यह निश्चित करता है कि समस्या के अध्ययन के संबंध में उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं। वैज्ञानिक अध्ययन में समस्या से हटकर उद्देश्यों का निर्धारण नहीं किया जाता है। समस्या के अध्ययन के उद्देश्य समस्या तक ही सीमित होते हैं, समस्या से परे नहीं होते हैं। इन उद्देश्यों के आधार पर ही वह उपकल्पना का निर्माण करता है। उपकल्पना किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर है। उपकल्पना अध्ययन कार्य को निश्चित दिशा प्रदान करती है। उपकल्पना प्रत्येक दशा में निष्कर्ष ढूंढ निकालने में सहायक होती है। अगली स्टेप है मेथडोलॉजी। इसके अंतर्गत ये पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिवर्स अर्थात अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। मेथडोलॉजी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया विधि। इसके 5 पॉइंट है। पहला है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण अर्थात डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिवर्स। उपकल्पना बना लेने के बाद अध्ययनकर्ता यह निश्चित करता है कि उसे किन लोगों का या किन लोगों पर अध्ययन करना है।
अध्ययन क्षेत्र निश्चित हो जाने पर अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र पर ही अध्ययन करता है, अन्य अध्ययन क्षेत्रों का अध्ययन नहीं करता है। जैसे यदि कोई अनुसंधानकर्ता छात्रों में अपराध से संबंधित समस्या का अध्ययन करना चाहता है, तो वह इस पद के अंतर्गत यह निश्चित करेगा कि किस शहर के किस विद्यालय या महाविद्यालय के या किस कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों पर अध्ययन करना है। यदि वह यह निश्चित कर लेता है कि माध्यमिक स्तर के छात्रों में, माध्यमिक स्तर अर्थात 9-10 के छात्रों में अपराध समस्या का अध्ययन करना है, तो उसका अध्ययन क्षेत्र माध्यमिक स्तर तक सीमित रह जाता है। दूसरा है प्रक्रिया विधि का दूसरा पॉइंट है प्रतिदर्श और प्रतिचयन अर्थात सैंपल एंड सैंपलिंग। बहुधा सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन क्षेत्र बड़ा होता है। बड़े अध्ययन क्षेत्र की सभी इकाइयां जिनकी संख्या यदि हजारों और लाखों में है, तो वैज्ञानिक विधि में सबका अध्ययन संभव नहीं होता है। इस अवस्था में अपने अध्ययन क्षेत्र से एक छोटा प्रतिदर्श चुनकर अपनी समस्या का अध्ययन करता है। प्रतिदर्श चुनने की अनेक विधियां हैं। समस्या की प्रकृति के अनुसार किसी एक विधि के आधार पर प्रतिदर्श चुना जाता है। मेथोडोलॉजी के अंतर्गत तीसरा पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ स्टडी टूल्स एंड मटेरियल अर्थात अध्ययन यंत्रों और सामग्री का चुनाव। समस्या की प्रकृति और आवश्यकता अनुसार अध्ययन यंत्रों और सामग्री का चुनाव किया जाता है। आधुनिक युग में समाज विज्ञानों के विभिन्न प्रत्ययों और चरों के मापन के लिए अनेक उपकरण, परीक्षण और सामग्री उपलब्ध है। चौथे नंबर पर है साइंटिफिक प्लान एंड ऑब्जर्वेशन अर्थात वैज्ञानिक योजना और निरीक्षण। अध्ययन यंत्रों और सामग्री का चुनाव कर लेने के बाद वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के संबंध में विज्ञान के नियमों के आधार पर वैज्ञानिक योजना बनाता है। वह अपनी अध्ययन समस्या के संबंध में जो भी वैज्ञानिक योजना बनाता है, उस योजना के अनुसार ही वह अपनी योजना का अध्ययन और निरीक्षण करता है। अध्ययन और निरीक्षणों के आधार पर वह अपनी समस्या के संबंध में आंकड़ों को एकत्रित करता है या तथ्यों का संग्रहण करता है। अगला पॉइंट है इसी का मेथोडोलॉजी का कलेक्शन ऑफ डाटा अर्थात तथ्यों का एकत्रीकरण। तथ्यों का एकत्रीकरण जितना शुद्ध ढंग से होता है उतना ही मात्रात्मक होता है। अध्ययन परिणाम उतने ही वैज्ञानिक प्राप्त होते हैं। तथ्यों का एकत्रीकरण करते समय यह प्रयास किया जाता है कि तथ्यों के एकत्रीकरण पर पक्षपातों का प्रभाव न पड़े। वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह तथ्यों का एकत्रीकरण व अवलोकन उसी रूप में करेगा जिस रूप में वह वास्तव में विद्यमान है। अनुसंधानकर्ता को अपनी व्यक्तिगत विचारधाराओं, अभिवृत्तियों, विश्वासों और संवेगों को छोड़ना पड़ता है, जिससे कि तथ्यों का एकत्रीकरण शुद्ध रूप में वस्तुनिष्ठ ढंग से हो सके। अगला पॉइंट है रिजल्ट्स अर्थात परिणाम। परिणामों के अंतर्गत निम्न पद आवश्यक है। पहला है क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा अर्थात आंकड़ों का वर्गीकरण और विश्लेषण। समस्या के संबंध में आंकड़ों का संग्रह कर लेने के बाद अनुसंधानकर्ता आंकड़ों को सांख्यिकीय विधियों के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करता है। एक प्रकृति के आंकड़े एक वर्ग में और दूसरी प्रकृति के आंकड़े दूसरे वर्ग में रखता है। वर्गीकरण के आधार पर वह आंकड़ों को सामूहिक आंकड़ों का रूप देता है। सामूहिक आंकड़े बनाने के बाद आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करता है और सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर वह समस्या के संबंध में बनाई उपकल्पना की जांच करता है। जैसे कि हम देखते हैं एक टोकरी में सारे ही फल रखे हुए हैं,
उनमें आम भी है, पपीता भी है, सेब भी है, केले भी है। उनमें से अलग अलग केले एक तरफ, सेब एक तरफ, आम एक तरफ। इस प्रकार से हम आंकड़े एकत्रित तो करते हैं, लेकिन उनका वर्गीकरण अलग अलग ढंग से करते हैं। अगला इसी का पॉइंट है रिजल्ट्स, परिणाम। वैज्ञानिक विधि के इस चरण में वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता पूरा प्रयास करता है कि उपकल्पनाओं की जांच गुणात्मक विश्लेषण के आधार पर न होकर मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर हो। उपकल्पनाओं की जांच से इस पद के अंतर्गत जो भी निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, वह निष्कर्ष ही वैज्ञानिक विधि के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। अगला है डिस्कशन एंड जनरलाइजेशन, अर्थात व्याख्या और सामान्यीकरण। अनुसंधानकर्ता को जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं, वह उन परिणामों की तुलना अन्य वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त अध्ययन परिणामों से करता है। इस तुलना में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि उसके परिणामों और अन्य वैज्ञानिकों के परिणामों में समानता है या नहीं। यदि समानता है तो क्या कारण है, और अंतर है तो अंतर के क्या कारण है। इस प्रकार से वह अपने अध्ययन परिणामों की व्याख्या करता है। सामान्यीकरण में वह यह जानने का प्रयास करता है कि उसके अध्ययन से प्राप्त परिणाम क्या उस समूह विशेष तक ही सही हैं, अथवा अध्ययन परिणाम संपूर्ण समाज या जनसंख्या के लिए सही हैं। एक अच्छे अनुसंधानकर्ता या सर्वेक्षणकर्ता के गुण। पहला है शारीरिक गुण। एक अच्छे अनुसंधानकर्ता में निम्न शारीरिक गुण होने चाहिए। सामाजिक अनुसंधानकर्ता का शरीर आकर्षण होना चाहिए। दूसरा, सामाजिक अनुसंधानकर्ता स्वस्थ और परिश्रमी होना चाहिए। तीसरा, सामाजिक अनुसंधानकर्ता में अच्छी आदत होनी चाहिए। चौथा, सामाजिक अनुसंधानकर्ता में नम्रता का गुण होना चाहिए। दूसरा गुण है बौद्धिक गुण। इससे पहले था शारीरिक गुण, दूसरा है बौद्धिक गुण। बौद्धिक गुण के अंतर्गत एक अच्छे अनुसंधानकर्ता में कल्पना का गुण होना आवश्यक है। कल्पना के आधार पर वह भविष्य की परिस्थितियों व संकेतों का अनुमान कर सकता है तथा उनका समय से समाधान प्रस्तुत कर सकता है। अनुसंधान में आने वाली कठिनाइयों का समाधान वह अनुसंधानकर्ता अच्छी तरीके से कर सकता है, जिससे कल्पना संबंधी योग्यता प्राप्त मात्रा में हो सके। अगला गुण, एक अच्छे सामाजिक अनुसंधानकर्ता में अंतर्दृष्टि का पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। अंतर्दृष्टि या दूरदृष्टि के द्वारा सामाजिक अनुसंधानकर्ता सामाजिक अनुसंधान में आने वाली कठिनाइयों को अपेक्षाकृत शीघ्र पहचानता और अंतर्दृष्टि के आधार पर उनका समाधान भी शीघ्र करता है। अगला, एक अच्छे अनुसंधानकर्ता में सृजनात्मकता की योग्यता पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। सृजनात्मकता वह योग्यता है जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, जिसकी उपस्थिति में चिंतन के परंपरागत परिमाणों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं। कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि सृजनात्मकता की उपस्थिति में व्यक्ति वातावरण में नया क्रम भी प्रस्तुत करता है। सामाजिक अनुसंधानकर्ता में यदि पर्याप्त मात्रा में सृजनात्मक योग्यता होती है तो उसे सामाजिक अनुसंधान में उपयुक्त लाभ प्राप्त होते हैं। अगला, एक अच्छे सामाजिक अनुसंधानकर्ता में चिंतन की योग्यता पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। चिंतन की सहायता से अनुसंधानकर्ता अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है। चिंतन समस्या समाधान में ही नहीं अपितु अनेक प्रकार के अधिगम में महत्वपूर्ण है। एक अच्छे अनुसंधानकर्ता में यदि चिंतन की योग्यता है तो अनुसंधान से संबंधित समस्याओं के समाधान में उसे सरलता होती है। अगला, एक अच्छे अनुसंधानकर्ता में तर्क की योग्यता होनी आवश्यक है। तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर वह अनुमान लगा सकता है।
अथवा सामान्य नियमों के आधार पर समस्या का समाधान करता है। सामाजिक अनुसंधान के लिए यह दोनों ही गुण आवश्यक है। अगला गुण है व्यक्तित्व संबंधी गुण। इसके अंतर्गत है एक अच्छे अनुसंधानकर्ता में पहल करने की विशेषता होनी चाहिए। सामाजिक अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान कार्य के संबंध में अक्सर अनेक लोगों से मिलना पड़ता है। पहल करने की विशेषता के आधार पर वह दूसरों से जल्दी संपर्क कर लेता है। इस विशेषता के आधार पर वह कठिन कार्यों को भी जल्दी शुरू कर देता है। अगला, एक अच्छे अनुसंधानकर्ता में आत्मविश्वास और निर्भरता का गुण होना चाहिए। इन गुणों के आधार पर वह अनुसंधान से संबंधित कठिन से कठिन कार्यों को भी समय से समाप्त कर लेता है। और एक अच्छे अनुसंधानकर्ता में व्याकुल न होने की क्षमता आवश्यक मात्रा में होनी चाहिए। इस गुण से वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में व्याकुल नहीं होता है। कठिन परिस्थितियों में वह अपना धैर्य बनाए रखता है। इन गुणों के कारण उसमें आशावादिता व सहनशीलता के गुण उत्पन्न होते हैं। सामाजिक अवरोधों का समाधान अनुसंधानकर्ता व्याकुल न होने की क्षमता के आधार पर कर लेता है। अगला, एक अच्छे अनुसंधानकर्ता में उत्तरदायित्व की भावना पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। उत्तरदायित्व के अनुभव के बिना अनुसंधानकर्ता अपना अनुसंधान सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। उसमें उत्तरदायित्व की भावना जितनी अधिक होगी तो वह अपने अनुसंधान कार्य को समय से पूरा करेगा। अगला, एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को सच्चा व ईमानदार होना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी के गुण के कारण ही वह सामाजिक घटनाओं, सामाजिक जीवन और सामाजिक व्यवहार को उसी रूप में प्रस्तुत करता है जिस रूप में वह उसका अवलोकन करता है। सच्चाई व ईमानदारी के कारण वह अनुसंधान से संबंधित आंकड़ों व अन्य विषय सामग्री को उसी रूप में रखता है जिस रूप में वह होती है, उनमें जोड़ तोड़ नहीं करता है। अगला, एक अच्छे अनुसंधानकर्ता में अनुसंधान के प्रति रुचि होनी चाहिए। बिना रुचि के अनुसंधान कार्य में उसका मन नहीं लगता है। बिना रुचि के वह अनुसंधान संबंधी परिश्रम से दूर भागता है। रुचि के अभाव में उसे अनुसंधान कार्य बहुत कठिन लगता है। अब है अध्ययन विषय से संबंधित गुण। एक अच्छे सामाजिक अनुसंधानकर्ता में अनुसंधान समस्या का पूर्ण ज्ञान होता है। वह अनुसंधान विषय के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां रखता है। वह अनुसंधान समस्या के प्रति एकाग्र होकर अध्ययन करता है। अगला, एक अच्छे सामाजिक अनुसंधान कर्ता को अपनी अध्ययन समस्या से संबंधित अन्य शोध अध्ययनों का ज्ञान होता है। उसे मालूम होता है कि वह अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने उसके अध्ययन समस्या के संबंध में क्या क्या तथ्य प्राप्त किए हैं। एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के पास अनुसंधान के लिए धन, कैमरा, टेप, लेखन सामग्री, मूवी कैमरा तथा अन्य आवश्यक उपकरण आदि होते हैं। एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को अपने अध्ययन विषय की पूरी जानकारी होती है। उसे यह भी मालूम होता है कि अपने आंकड़ों का विश्लेषण किस प्रकार से सांख्यिकीय विधियों के अनुसार किया जाए। उसे यह भी ज्ञात होता है कि वह किस प्रकार सांख्यिकीय विधियों के आधार पर अध्ययन से प्राप्त परिणामों का सामान्यीकरण करेगा। अन्य गुण, एक अच्छे अनुसंधानकर्ता में कुछ निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है, जैसे सहनशीलता, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। अनुसंधानकर्ता के प्रति लग्न ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें पर्याप्त मात्रा में जिज्ञासा भी होनी चाहिए। बिना जिज्ञासा के अनुसंधान संबंधी कार्यों को करने में कठिनाई होती है। इन सबके अतिरिक्त उसमें अपने अनुसंधान के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना आवश्यक है।